नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। 15 लाख करोड़ की झूठी कमाई, निवेशकों से धोखा, देश से गद्दारी। हम बात कर रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड की, जिसका बेहिसाब रेवेन्यू सवालों में है। गोल्ड किंग पर सेबी का शिकंजा है, जिसने 15.15 लाख करोड़ का बड़ा खेल किया है। शेयरधारक की शिकायतों से परतें खुली और 2 साल जांच चली, जिसके बाद अब सोने का सौदागर सेबी की जांच में एक्सपोज हुआ है। देश भर में निवेशकों को बड़े मुनाफे का सपना दिखाने वाली कंपनी गोल्ड किंग राजेश एक्सपोर्ट अब जांच एजेंसियों के रडार पर है। कंपनी पर कथित तौर पर फर्जी कारोबार और झूठे राजस्व आंकड़े दिखाकर निवेशकों को गुमराह करने के आरोप लगे हैं। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कंपनी ने वास्तविक कारोबार से कहीं अधिक कमाई दर्शाकर बाजार और निवेशकों के बीच अपनी साख बनाने की कोशिश तो नहीं की। आरोप है कि गोल्ड किंग राजेश ने भारी भरकम टर्नओवर और मुनाफे के दावे किए, जबकि जमीनी स्तर पर कारोबार की वास्तविकता कुछ और हो सकती है। यदि जांच में वित्तीय अनियमितताएं और दस्तावेजों में हेरफेर साबित होता है तो कंपनी के प्रमोटर्स और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी के मालिक कंपनी में बड़ा गोलमाल है और कई सारे सवाल हैं। इस कंपनी में एलआईसी के अलावा विदेशी निवेशकों की भी कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी है। पूरे मामले से शेयरधारकों और वित्तीय बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को अपनी गाढ़ी कमाई के डूबने का डर सता रहा है, लेकिन जांच अभी जारी है। इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सेबी ने दिग्गज ज्वेलरी एक्सपोर्टर कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उसके प्रमोटर चेयरमैन राजेश मेहता पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 15.15 लाख करोड़ के राजस्व में हेराफेरी का सनसनीखेज खुलासा किया है। सेबी के 109 पन्नों के आधिकारिक आदेश के मुताबिक दावा किया गया है कि वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच कंपनी ने करीब 15.15 लाख करोड़ रुपए के राजस्व को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे निवेशकों को गुमराह किया गया। सेबी की जांच में सामने आया कि कंपनी के कुल राजस्व का 97% से 99% हिस्सा विदेशी सहायक कंपनियों से दिखाया गया है। लेकिन जब नियामक ने इन दावों के समर्थन में दस्तावेज, बिक्री रिकॉर्ड, ग्राहक विवरण और लेन देन संबंधी जानकारी मांगी तो पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं कराए जा सके। सेबी का आरोप है कि जिन विदेशी सहयोगी कंपनियों के जरिए लाखों करोड़ रुपए का कारोबार दिखाया गया, उनके वास्तविक ऑडिटेड आंकड़े इन दावों से मेल नहीं खाते। इसी आधार पर नियामक ने इसे संभावित राजस्व गलत जानकारी देना माना है। सेबी ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए राजेश मेहता को कंपनी के शेयर्स में खरीद, बिक्री और लेन देन से रोक दिया है। जांच अभी जारी है और अंतिम फैसला आना बाकी है। उधर मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार राजेश एक्सपोर्टर्स के चेयरमैन और एमडी राजेश मेहता ने सेबी के आरोपों को खारिज किया। कंपनी का कहना है कि उसके राजस्व के आंकड़े सही हैं और सेबी के साथ कम्युनिकेशन गैप और दस्तावेजों की व्याख्या को लेकर भ्रम की स्थिति बनी है। कंपनी ने दावा किया कि वो अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध करा रही है और अंतिम जांच में इसका पक्ष स्पष्ट हो जाएगा। ये एक अंतरिम आदेश है, इसमें लिखी गई कोई भी बात सच नहीं है। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही जवाब देंगे। गोल्ड रिफाइनिंग बेहद कम मार्जिन का बिजनेस होता है। सेबी वैश्विक गोल्ड रिफाइनरी के कामकाज को समझने में चूक कर गई है। कंपनी को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 21 दिनों का समय मिला है। दरअसल ये विवाद 11 मार्च 2024 को सेबी को मिले एक शेयर होल्डर्स की शिकायत से शुरू हुआ। शिकायत में असामान्य तरीके से बड़ी मात्रा में बकाया राशि पर सवाल उठाया गया, जो कथित तौर पर 2 साल से अधिक समय से पेंडिंग थी। शिकायत के बाद सेबी ने जांच शुरू की। अक्टूबर 2024 में नियामक ने एक जांच टीम नियुक्त की और टीम ने कंपनी के खातों की जाँच करने, समूह द्वारा किए गए वित्तीय खुलासों को वेरीफाई करने फॉरेंसिक ऑडिटर बीडीओ को नियुक्त किया। लेकिन मामले में अब जांच और कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है। जिस राजेश मेहता ने 15 लाख करोड़ से ऊपर का स्कैम करके लाखों छोटे निवेशकों की लुटिया डुबो दी, उसके मोदी जी के साथ बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। खूब सारे पुराने फोटो वगैरह भी अब सामने आ रहे हैं। खैर, राजेश एक्सपोर्ट भारत की एक गहने की कंपनी है। 5 साल फिस्कल ईयर 21 से 25 के बीच में उसने 15 लाख करोड़ से ज्यादा का फर्जी रेवेन्यू दिखाया। सीधे साफ शब्दों में उसकी 99% कमाई फर्जी थी। एलआईसी ने इस कंपनी में 2000 करोड़ रुपए लगाए थे और स्टॉक क्रैश होने पर उसके करीब 1600 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। और यह आम भारतीय का मेहनत का हार्ड अर्न्ड पैसा था। यह घोटाला 5 साल तक नरेंद्र मोदी की नाक के ठीक नीचे चलता रहा। प्रधानमंत्री राजेश मेहता के साथ फोटो खिंचवाते रहे।
इस स्कैम से एक बात तो साफ है, भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मोदी सरकार और प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड भ्रष्टाचार जो है वो अनवरत चल रहा है। सेबी के इन आरोपों ने शेयर बाजार में हलचल मचा दी है, जिससे कॉर्पोरेट खुलासे, निगरानी और निवेशक संरक्षण के बारे में नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। सेबी की कार्रवाई होते ही राजेश एक्सपोर्ट के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। राजेश एक्सपोर्ट के शेयर लोअर सर्किट पर आ गए और 5% टूटकर 103.92 रुपए पर कारोबार चल रहा है। आपको बता दें कि राजेश एक्सपोर्ट का मार्केट कैप 3090 करोड़ रुपए है और कंपनी में LIC की कुल हिस्सेदारी 10.80% है। ऐसे में कंपनी में भारतीय जीवन बीमा निगम के निवेश की वैल्यू 300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। राजेश एक्सपोर्ट्स का स्टॉक शेयर बाजार के Z ग्रुप में शामिल है। इस श्रेणी में वे कंपनियां आती हैं जो एक्सचेंज के कुछ नियमों का पालन नहीं कर पाती या उनके खिलाफ निवेशकों की शिकायतें लंबित रहती हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स की किसके पास कितनी हिस्सेदारी, डालते हैं एक नजर। LIC 10.8%, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI 14.19%, रिटेल निवेशक 14.55%, NRI और अन्य निवेशक 4.81%, प्रमोटर समूह 54.55%, FPI निवेशकों में ब्रिज इंडिया फंड 8.46%, श्वाब फंडामेंटल इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ETF 2.7%। हाल के वर्षों में कंपनी ने निवेशकों की संपत्ति को केवल नुकसान ही पहुंचाया है। NSE के आंकड़े बताते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर की कीमत 2026 में अब तक 42%, 1 साल में 49%, 3 साल में 82% और 5 साल में 81% गिर गई है। बहरहाल अब यदि सेबी के आरोप सही साबित होते हैं तो ये मामला भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में कथित वित्तीय झूठी जानकारी देने वाला देश का एक और बड़ा फ्रॉड होगा, जिससे शेयर में भारी गिरावट, निवेशकों को बड़ा नुकसान, बैंक और कर्जदाताओं पर असर के साथ ही कानूनी, वित्तीय और बाजार संबंधी गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन जांच अभी जारी है। ऐसे में देखना होगा कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है और इस मामले में भारत सरकार की जांच एजेंसियों का क्या रुख रहता है। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो गोल्ड किंग पर शिकंजे की बात हो रही है और जिस तरीके से अहम पहलू को समझिए, पहली बार नहीं है जब इस तरह की कोई चीजें आती हैं। 2 सवाल होते हैं कि लगातार जो बताया जा रहा था, जो दिखाया जा रहा था, वो अब एक क्योंकि जांच के दायरे में है, उसको समझना पड़ेगा कि अभी ये सारी चीजें एक्सपोज होके कैसी आई हैं, क्योंकि एक दिन का काम नहीं या 1 साल का काम नहीं, लंबे समय से ये चीजें की गई होंगी, इसकी प्रिपरेशन की गई होगी। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि सेबी जिस तरीके से काम कर रहा है, पहले से इनपुट्स नहीं थे। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो दूरी बनाकर चल रहे थे, LIC की भागीदारी बहुत ज्यादा हो गई, बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इस तरह के जो फैक्टर्स निकल कर आते हैं ये बहुत बड़े सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कारोबारी थे जो यहाँ से रफू चक्कर हो चुके हैं। ऐसी बहुत सारी अपडेट्स आई हैं। तो ये जो एक मामला आया है, ये क्या दिखाता है, क्यों इस तरह की कोशिश करने की कोशिश की जा रही थी कि आप जितना आपका मुनाफा है, जितनी चीजें आप उससे बहुत ब्रॉड दिखा रहे थे, और जो दिखा रहे थे तो कैसे पकड़ में नहीं आया। बहुत सारे पहलू हैं, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आपसे कुछ देर में जुड़ेंगे, फिलहाल कनेक्ट नहीं है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं अश्विनी राणा, आपसे कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनका भी स्वागत है। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं CA पुष्प कुमार साहू। पुष्प कुमार साहू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अधिवक्ता है कॉर्पोरेट संभव सुगानी। संभव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुझे लगता है हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो इस विषय पर बहुत बेहतर राय देंगे, उसके बाद राजनीतिक रूप से जो भी प्रतिक्रिया आएंगी उस पर मैं आगे बढ़ूंगी। पुष्प कुमार जी, पहले आपसे ही चर्चा की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। देखिए, ये एक विषय ऐसा है, राजनीति से इतर किसने किसका सपोर्ट किया, किसके अच्छे संबंध हैं, कौन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा था, बचा रहा था, ये एक अलग विषय है। लेकिन ओवरऑल जो इनका साम्राज्य है, या जो एक कंपनी है जो काम कर रही थी, जिसका मुनाफा और उसकी वास्तविकता कुछ और है, उसने दिखाया इस तरीके से, कैसे पकड़ में नहीं आया, इस विषय को आप कैसे डिफाइन करेंगे? बेसिकली इसमें लैक हुआ है कहीं ना कहीं सेबी की साइड से। सेबी ने जांच प्रॉपर्ली नहीं करी है, जो फाइलिंग्स होती है हमारी एनुअल, उसको प्रॉपर्ली चेक नहीं किया गया है।
जो भी हमारी लिस्टेड यस। कंपनीज होती हैं उनकी ज़रूर चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि होता ये है कि ये प्रॉफिट बढ़ा के दिखाते हैं, रेवेन्यू ज़्यादा दिखाते हैं, जिसकी वजह से इनके शेयर्स के दाम बढ़ते हैं। और जैसे ही शेयर्स के दाम बढ़ते हैं, जिन्होंने कम रेट पे खरीद रखे होते हैं, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, बेसिकली वो बेच के प्रॉफिट बुक करके रफू चक्कर हो जाते हैं, देश से बाहर हो जाते हैं, जैसे नीरव मोदी हुए और भी लोग हुए। तो ये बहुत गलत है, ये सेबी की साइड से गलती हुई है इस चीज़ में। उन्हें पहले से इस चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए था, क्योंकि 5 साल से ऐसा चला आ रहा है। 2020-2021 से इनका ये चालू हुआ था, जो 2025 में पकड़ाई में आया है। मतलब 5 साल हो चुके हैं इस चीज़ में। तो शक के दायरे में आता है कि सेबी ने ऐसा क्यों किया, मतलब पहले से क्यों नहीं ये सजग थे, क्योंकि इसके शेयर का प्राइस 2023 में 900 टच करा था, जो आज की डेट में 100 रुपये पे आ गया। मतलब छोटे इन्वेस्टर्स जिनने पैसा लगा रखा था यहाँ पे 45% थे, उनका कितना नुकसान हुआ है। प्लस LIC की भी भूमिका संगीत है। रीज़न क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जब दूरी बनाए हुए थे, तो LIC ने 10% स्टेक कैसे खरीद लिया, वही बढ़े हुए दाम पे। तो वो भी एक संगीत चीज़ है, उस पर भी जाँच होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी मिलीभगत भी हो सकती है। और जिस तरीके से मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ जो एक बात जांच की आई है, मॉनिटरिंग की आई है, वो इतने समय बाद क्यों सामने आई, एक लंबे वक्त के बाद, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यदि सेबी का जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से रिपोर्ट भी वहीं से आई है, खुलासा भी वहीं से हुआ, लेकिन इतने वक्त बाद क्यों, पहले से आपको क्यों समझ में नहीं आया? क्या आपकी भी कोई इन्वॉल्वमेंट थी? और सेबी किस तरीके से काम करता है, वो क्या है, ये मुझे किसी को भी, मुझे नहीं लगता, बताने की जरूरत है। खैर, बहुत जल्दी से वापस आऊंगी। संभव जी, क्योंकि आप एक कॉर्पोरेट के अधिवक्ता हैं, कैसे इस विषय को देखते हैं? कितना बड़ा फ्रॉड या कितना बड़ा स्कैम की तरह इस पूरे विषय को हम समझें? करेक्ट। देखिए, इसमें थोड़ा ऊपर से चलते हैं पहले। अगर आप देखेंगे तो ये एक कंप्लेन की गई थी किसी के द्वारा 2025 में, जिस पे संज्ञान लेते हुए सेबी ने ये ऑर्डर पास किया है। इसमें 2-3 विषय पहले देखना है। ये तो एक इंटरिम ऑर्डर है, सबसे पहली बात, ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये इंटरिम ऑर्डर एक्स पार्टी ऑर्डर है, मतलब राजेश एक्सपोर्ट्स की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। उनमें से किसी ने भी आके वहाँ पे अपनी बात नहीं रखी, ना पक्ष रखा। वैसे सेबी ने उनको नोटिस भेजे हैं, ऑर्डर पूरा 109 पेजेस का है, मैंने उसको पढ़ा है। उसके अंदर उन्होंने उल्लेख किया है कि हमने उनको नोटिस कितनी बार भेजे। अगर आप उसका देखेंगे तो उन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2025, जुलाई 2025, सितंबर 2025, फिर अक्टूबर 2025, इफ़ आई एम करेक्ट, लगभग 9 से 10 बार उन्होंने नोटिस भेजा। उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए इसको एक्स पार्टी करके इनने इंटरिम ऑर्डर पास किया। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर इन्होंने कहना चाहिए फॉरेंसिक ऑडिट कराया, क्योंकि जानकारी इनकी तरफ से, नोटिस की तरफ से नहीं दी जा रही थी। इसलिए एक्स पार्टी में फॉरेंसिक ऑडिट करके ही चीज़ों को सामने लाना ज़रूरी होता है कोई भी एजेंसी के लिए, ख़ास तौर से वो एजेंसी जो शेयर्स मार्केट के इसमें डील करती है। अगर आप पूरा उसकी समरी पढ़ना चाहेंगे केस की, तो 2 मिनट में आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जो उन्होंने अपना रेवेन्यू बताया है, उस रेवेन्यू का 97% एक्चुअली जो गोल्ड वो लेते थे, उसी में उसको एंड प्रोडक्ट को फिनिश करके वापस कर दिया करते थे, और उसी गोल्ड को उन्होंने एज अ रेवेन्यू कैलकुलेट किया है। हालांकि उनको उसको रेवेन्यू कैलकुलेट नहीं करना चाहिए था, जो उसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन करते थे सिर्फ उसी को उन्हें रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाहिए था। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, उनकी एक होल्डिंग कंपनी है जो स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी है। इस स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है, इसमें सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जब सेबी ने उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी तो उनका ये कहना था, उन्होंने इसमें प्राइमरीली ये अपना ऑब्जेक्शन लगाया था कि एज़ पर दिस स्विट्ज़रलैंड लॉज हमको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इन्वेस्टमेंट कैसे की, हमने पैसे दिए नहीं दिए, हमें रिसीवेबल्स आए कि नहीं आए। सेबी ने इस पॉइंट को डिक्लाइन कर दिया, ये कहते हुए कि डेट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट दी प्राइवेट एंटिटीज़, नॉट अगेंस्ट दोज एंटिटीज़ विच आर लिस्टेड बिफोर दी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और उनसे वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो उन्होंने दी, उसके बेसिस के ऊपर इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन में इसका ऑर्डर किया। सो देखने वाली जो बात ये है कि जो रिसीवेबल्स, उसमें जो मेजर एलिगेशन पहले आया, अगर आप उसमें देखेंगे कि 2 साल से ज़्यादा टाइम पे जिन लोगों को उन्होंने बिलिंग करके चीज़ें दी, उसके उनको ना पैसे रिसीव्स हो रहे हैं और ना ही वो उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। वो भी बहुत ह्यूज अमाउंट है, दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 टिल 2024 ऑनवर्ड्स, 4 ईयर्स, और हज़ारों करोड़ की बात है ये, जिसके अंदर आप हज़ारों करोड़ रुपए का माल बेच रहे हो और आपको पैसे प्राप्त नहीं हो रहा है, फिर भी आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो।
यहाँ से जब उस नोटिस ने कंप्लेन करी और सेबी ने जब इन्वेस्टिगेशन में डॉक्यूमेंटेशन मांगा और उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उन्होंने उन्हें मदद नहीं करी। अगर आप खास तौर से देखेंगे राकेश जी, उसके अंदर ऑर्डर में लिखा है कि हमें ऐसा लगता है कि ये जान करके इस न्यायालय में, इस सेबी की इंक्वायरी में उपस्थित नहीं हो रहा है और टाइम गेन कर रहे हैं, जिससे कि वो इसमें डाइल्यूजन कर सकें, चेंजेस कर सकें और फिर इस चीज़ को छुपा सकें। दैट शोज कि ये जो टाइमलाइन उन्होंने लिया है वो स्ट्रेटेजिकली लिया है, जो अगर हम देखें ऑर्डर बताता है, द ऑर्डर स्पीक्स कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ को ऐसा लगता है कि ये जान का डिक्लाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो सेबी लिस्टेड कंपनी है, उनका नोटिस ना लेना और उपस्थित ना होना ये दिखाता है कि ये जान करके किया है, ये गलती से नहीं किया है। सो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मेरा इसमें कहना है कि एज पर इंटरिम ऑर्डर जो अभी तो लागू है, जो कि भले एक्स पार्टे हो, इससे कम से कम एक चीज़ सामने आई है कि कितना बड़ा ये फ्रॉड हो सकता है। अब ये बात सही है कि उनके पास राइट है, उनको सेबी ने इस ऑर्डर के अंदर टाइम भी दिया 30 डेज़ के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के साथ उपस्थित होने का, और इसकी अपील भी लगा सकते हैं वो सेट में, दैट इज़ देयर राइट, लीगल राइट। बट प्राइमा फेशिया इट सीम्स टू बी कि उन्होंने अगर इसमें सहयोग नहीं दिया तो दिखाता है कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा है कि वो इस गलत स्कैम की तरफ चल रहे थे। बिल्कुल ठीक है, जल्दी से वापस आएंगे। अश्विनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। सर, एक अर्थशास्त्री होने के नाते ये पूरा स्कैम कह लीजिए, फ्रॉड कह लीजिए, या 15 लाख करोड़ का ये जो खेल हुआ है, जो अभी के आंकड़े आ रहे हैं सामने, हमारी इकोनॉमी, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। आप कुछ भी फर्जीवाड़ा करेंगे, आप कोई भी शेयर्स में ऊपर नीचे होगा, कोई भी चीजें इफेक्ट करेंगी, हमारी इकोनॉमी पे आएगा, क्योंकि एक छोटे से बिजनेस की बात नहीं हो रही, एक बहुत बड़े साम्राज्य की बात हो रही है, वो भी गोल्ड से जुड़े हुए। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो 15 लाख करोड़ का अभी 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 के जो आंकड़े बता रहे हैं, ये जो खेल हुआ है, ये कितना इफेक्ट करेगा हमें। अब ठीक है, जांच हो रही है, एजेंसियां बात कर रही हैं, लेकिन सर जिसको फर्जीवाड़ा करना था उसने तो कर दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि भाई अगर वो देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है तो देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका जो इम्पैक्ट है वो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो जो फर्जीवाड़ा और जो इन्फ्लेटेड जो उसकी फिगर है उसके कारण से देश की ग्रोथ को बताया जाएगा, क्योंकि वो सारा कुछ तो नकली है, तो जो ग्रोथ है वो भी नकली होगी। तो इसलिए इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इस तरह का जो भी कंपनीज या जो जो लोग व्यापार करते हैं उसके कारण जो है देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो ग्रोथ है, वो भी जो लगता है कि फर्जी है। लेकिन मेरे पूर्व वक्ता को भी मैं सुन रहा था कि बिल्कुल सही है, एज ए रेगुलेटर सेबी फेल है, और हमारे सीए मित्र भी बैठे होंगे, मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे। सीए की मोहर एक लगने से सारी रिपोर्ट जो है वो काले के सफेद हो जाती हैं, और बैंकर जो फाइनेंसर हैं वो कहाँ है, मतलब हर एजेंसी जो है, और जो हालांकि वहां पब्लिक का शेयर कम है, वो शेयर होल्डर जो मीटिंग होती है वो क्या देख नहीं रहे क्या? यानी पूरी जो तंत्र है वो सब आंखें बंद करके कैसे बैठा हुआ है। और ये एक कंपनी नहीं है, अगर आप जाएंगे, सेबी अगर ढंग से काम करेगा और जो भी इतनी जो कंपनी लिस्टेड हैं और जिनके शेयर जीरो से हीरो बन जाते हैं, उनको दिखना चाहिए भाई क्या बन गया, उसके अंदर वास्तविकता क्या है, क्या ऐसा वो जो कमा रहे हैं या क्या ऐसा वो कर रहे हैं कि उनका जो इनकम इतनी हो रही है, इतना उसका शेयर प्राइस हो रहा है। तो सेबी क्या कर रही है? तो ये जो देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो कील ठोकने का काम कर रहे हैं, चाहे सेबी है, चाहे बैंकर है या सीए है, इन सब के ऊपर नकेल कसने की जरूरत है ना, क्योंकि इनके कारण पूरी जो है चेन ही खराब हो रही है और लोगों का विश्वास खराब हो रहा है। अब एलआईसी ने इसमें पैसा लगा रखा है, मान लो एलआईसी ने ना लगाया हो, डायरेक्ट इन्वेस्टर ने भी लगाया हो, तो उनका भी नुकसान है। तो जिसके ऊपर विश्वास करके कि हाँ सेबी की मोहर लगी हुई है, सीए की मोहर लगी हुई है, उसकी एनुअल जनरल बॉडी के अंदर सब कुछ ठीक है, तो बैंकर जो है वो भी जो है सब ठीक 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 गुडी गुडी कह रहे हैं, तो कैसे होगा? तो इसलिए ये सेबी के अंदर बहुत से कहते हैं रिफॉर्म्स की जरूरत है कि जो बैठे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। और कई बार प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि सीए जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था का जो है ध्वस्त कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी एक स्टैंप और सिग्नेचर जो है पूरी कंपनी का जो उसका जो
रेवेन्यू है या उसकी जो बैलेंस शीट है उसको वो बदल देते हैं। तो ऐसे अगर चलता रहेगा तो सब फर्जीवाड़ा चलता रहेगा, और जो ग्रोथ है, जो जीडीपी की ग्रोथ है, वो भी फर्जीवाड़ा दिखता रहेगा। लोगों को लगेगा सब कुछ नीचे फर्जीवाड़ा है तो ग्रोथ भी फर्जीवाड़ा है। तो सरकार को सोचने की जरूरत है। ठीक है, वापस आऊंगी। केसी जैन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी राखी जी, आवाज केसी जैन जी, सबसे बड़े सवाल अब आप ही की तरफ, आप ही की जिम्मेदारी, और सेबी किस तरीके से काम करता है, किस तरह से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। सवाल इस बात का है कि आज की जो रिपोर्ट थी और कई सारी प्रतिक्रियाएं भी दिन भर सुनी है, उसमें कांग्रेस का ये मानना है कि जो इसके कर्ता धर्ता हैं, जो जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, कहीं ना कहीं मोदी जी से बहुत अच्छे संबंध है। सर, मुझे समझ नहीं आता ये इस तरह का कनेक्शन कहाँ से आ जाता है। अभी तक तो मैं अडानी से बड़े परेशान थी, अभी मुझे एक और कोई इस तरह के मिल रहे हैं। तो सर, ये जो एक ठप्पा लगता जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मैं सीधे सीधे इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि सेबी कैसे और किसके नियंत्रण में काम करता है, ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कहाँ चूक हो गई? देखिए राखी जी, अभी आदरणीय सुनी जी ने भी बात रखी, और हमारे जो सीए साहब है पुष्प कुमार जी ने, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि देखिए सीबी ने जांच करना कब शुरू किया इसकी। और अभी अश्विनी जी ने तो बहुत सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया कि भाई देखिए, जब एक सीए की मोहर लग जाती है, जब चीजें उससे हो करके गुजरती हैं, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी की एक रेगुलेटर बॉडी के रूप में सिर्फ और सिर्फ सेबी की जिम्मेदारी रह जाती है। तो वहां पे भी जो अधिकारी बैठे हैं, जो पहले से वेरीफाई होकर के चीजें आई हैं, उसी के अनुसार काम करते हैं। लेकिन जब उनपे आरोप लगे तो उनकी जांच हुई, और 2020 से लेके 24 तक, यानी कि पिछले 4 सालों में जो उन्होंने अपनी कंपनी की ग्रोथ की, अभी देखिए उनके पास क्या है, 3030 करोड़ रुपए की कंपनी दिखाई जा रही है, जिसमें 10% शेयर बताया जा रहा है, लगभग 300 करोड़ रुपए का शेयर उसमें बताया जा रहा है कि LIC का है। तो 3030 करोड़ रुपए की आज की डेट पे कंपनी की वैल्यू है। और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि नहीं, 15 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू उसमें दिखाया है। तो दूसरी बात क्या है कि जो है, एक बात और ISP जी ने जो कही, और संभव जी ने शुरुआत में कही थी कि देखिए इसमें ऑर्डर क्या है। 100 पन्ने का ऑर्डर है। 100 पन्ने के ऑर्डर में सबसे मेन चीज ये इंट्रीम ऑर्डर है, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है। दूसरी बात ये कि सीबी अभी उसकी जांच कर रही है, वो भी एक पार्टी ऑर्डर है। लेकिन जो है सेबी अपना काम कर रही है, सेबी पे भी हमको भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसा कि जो राजेश स्पोर्ट्स की कंपनी है, कंपनी के मैनेजर ने तमाम सारी चीजों को स्पष्ट किया है कि अभी चीजें स्पष्ट नहीं है, अभी हमको अपना पक्ष रखना है, और अभी सेबी ने हमको सुना भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सेबी ने जो एक्सपोर्टी ऑर्डर किया, यही कह के किया है कि 4-5 बार आपको नोटिस भेजी गई, लेकिन नोटिस का आपने ना तो जवाब दिया, ना तो नोटिस रिसीव की, या कहीं ना कहीं आप टालना चाहते हैं। इसी आधार पर सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया है। लेकिन कंपनी में कितना घोटाला हुआ है, कितना उन्होंने रेवेन्यू वास्तव में जनरेट हुआ है, कितना दिखाया है, ये सारी चीजें जब तक पूरी सुनवाई ना हो जाए, फाइनल ऑर्डर, तब तक नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सेबी ने बड़ा कदम उठाया है, बड़ी कसनी की है, तभी उनको दिखाया है कि 15 लाख करोड़ रुपए का आपने रेवेन्यू इस तरीके से दिखाया है। वहां पर आपका रेवेन्यू वास्तव में है कितना, जनरेट कितना होता है, प्रॉफिट कितना है, आपके शेयर एकदम से 2 गुना 3 गुना, यानी 100% 200% कैसे ग्रोथ कर गए। इन सारी चीजों पे कसनी किसने की? कसनी तो सेबी ने की। तो केसी जैन जी, सेबी अपना पूरा मुझे काम थोड़ा सा कर ना, रही है। केसी जैन जी, मुझे थोड़ा सा एक आम भाषा में समझाइए कि 5 साल हो गए, ठीक है, 20 से हम 26, 25, 26 आ गए, हम 4 साल, 4 से 5 साल ही मान लीजिए चले, तब सेबी को समझ में आ रहा है क्या? हमेशा तो काम वही है ना, फिर क्यों नहीं आया पकड़ में? ये तो हमेशा से लगातार लंबे समय से ये सारी चीजें कर रहे थे। ऐसा थोड़ी है कि अभी सारा इन्होंने ऐसा रिकॉर्ड रख दिया कि आया। जब भी डाउट था या जब भी एक मॉनिटरिंग का काम होता है, तब देखना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए कभी भी क्या होता है कि जब शक के दायरे में कोई कंपनी आती है, कोई व्यक्ति आती है, तभी उसके खिलाफ जांच। दूसरी बात क्या है कि अभी फिर वही बात आई कि तमाम सारी चीजें, सिर्फ सारी चीजें सेबी ही नहीं वेरीफाई करता है, उसके नीचे से सब चीजें होकर के आती हैं। जाहिर सी बात है, जो फाइनल जो एक डिसीजन होता है सेबी का, तो सेबी उस पर वो लगाता है। लेकिन जब सेबी के पास कंप्लेंट पहुंचती है और प्राथमिक जांच में उसको लगता है कि कहीं ना कहीं घोटाला है, तब वो एक आधार बना करके उनके ऊपर एक जो है एक आरोप लगा है। लेकिन अभी ये कह देना कि इसमें से कितना है, क्या है, ये तो कंपनी बताएगी, कि कंपनी का जवाब आएगा। लेकिन सेबी ने अपनी मजबूती से काम किया है। ये कह देना कि सेबी ने काम नहीं किया है,
भारत की जो एजेंसियां वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं, इस तरीके के आरोप निराधार है, क्योंकि जब शिकायत पहुंचती तभी उस पर जांच, तभी उस पर कार्रवाई होती है। उसके पहले तमाम सारे अधिकारी होते हैं बीच में, और अगर वो वेरीफाई होता हुआ जा रहा है, फिर ये कंपनी एकदम से नहीं ग्रोथ कर गई। कंपनी जो 4-5 सालों में ग्रोथ की, जरूरी की शुरुआत में इन्होंने कहीं पे कुछ घोटाला किया हो, 2020 में किया हो, 2021 में किया हो। जब कंपनी ग्रोथ की और ग्रोथ करने का उन्होंने जो दिखाया है, रेवेन्यू दिखाया है कि भाई हमारा इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसी पे सबसे बड़ा प्रश्न है कि कितना हो रहा है रियल में, कितना रियल में नहीं हो रहा है। ये तो तब पता चलेगा जब उनका जवाब आ जाएगा। लेकिन सेबी ने अपना काम किया ना, सख्ती के साथ पूरे 4 साल का उन्होंने इनके ऊपर एक जो 15 लाख करोड़ रुपए का एक जो इनके ऊपर एक चार्ज बनता है वो लगा करके इनको नोटिस दी गई, ये जवाब देंगे, और साथ ही साथ इंट्रीम ऑर्डर भी पास कर दिया है। अब ये जवाब देंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो सेबी अपना काम कर रही है, मजबूती के साथ कर रही है, और भी देश की जो एजेंसियां अपनी मजबूती के साथ काम कर रही है, कोई उससे बचने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगे। कुंडू पुष्पिला मैम, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ माँ। मैम, कैसे इस विषय को आप देखती हैं? कांग्रेस तो कह रही है कि मोदी जी से संबंध है तो कोई साठगांठ होती होगी। इस चर्चा में से मेहुल चौकसी का नाम आ ही गया, और लोगों का नाम मुझे लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने शुरुआत ही यहाँ से कर दी थी कि किस तरह का ये मामला है और किस तरह की चीजें हुई हैं। ये बहुत बड़ी जांच का विषय है, पता नहीं कोई समाधान, कोई सॉल्यूशन निकल भी पाएगा या नहीं। और जो जहां तक सवाल जांच एजेंसियों का है, वो कितनी खरी उतरेंगी, कितने लंबे समय तक चलेगी, या ये भी भाग जाएंगे? यही अपन का देश का इतनी बड़े प्रॉब्लम है कि सब कुछ अभी देखो 5 साल तक जो काम सेबी ने करना था, और उसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं किए, तब तक ये चलता जा रहा था। आज भी अगर कोई इंटरप्ट करके वो अगर उसके ऊपर जांच करने के लिए नहीं कहा, तो पूरा देश में लोग सुसाइड करने का माहौल बना दिया। जब मोदी जी ने एक पार्लियामेंट में, मैडम, अगर वो क्लिपिंग मैं अभी दिखा देता हूँ, गुरु मंत्र बोल के पार्लियामेंट में, जो पब्लिक की जगह में जो शेयर मार्केट के बात कर रहा था, ये मोदी उसी दिन में परेशान हो गई थी। ये प्राइम मिनिस्टर है क्या या ब्रोकर है, स्टॉक मार्केट का एजेंट है? क्या बात है मैडम, कोई प्रधानमंत्री स्टॉक एक्सचेंज के बात है, उसमें इन्वेस्टमेंट करो बोल के कहीं कभी दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ होगा। और ये शौक की बात है HEAL के बारे में, कंपनी का बारे में। हमारा जो अपोजिशन पार्टी वाला पार्लियामेंट में एक इशू निकाला था, आप निकाले तो हंसी मजाक में देखो, ये जो है ना दिखाया था, देखो इतना हाइक हो गया भाई, देखो ऐसा बर्बाद करके देश का जो है ना हमारा बेइज्जती कर रहा है ये लोग। ऐसा देश में ऐसा नहीं होता है, कंपनी के नाम बदनाम कर रहे, देश की बदनाम करके जो है ना जो क्या बोलते हैं, गुत्थादारी बोलते हैं ना, उसके बारे में बात करके कंपनी के बारे में बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर। फिर अभी क्या आंसर देगा? जब चलो HEAL कंपनी का एजेंट बन के बात किया, अभी भारत का LIC इन्वेस्टमेंट जो भी किया, जितनी संस्था है उतने पैसे लगाए थे, गरीब की पैसा है, वो जनता का पैसा है। इतने करोड़ वो राजेश जी का फोटो प्राइम मिनिस्टर के साथ दिखा है। आज हम वो हमारा भैया ने कह रहा है कि अभी तो पता चलेगा, अभी बच नहीं पाएगा, इन्वेस्टमेंट जारी रहेगा। क्या भैया, पूरा मार दे के डेड बॉडी को जो है ना आप लोग जो है ना क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम करे जैसा, क्या आंखें बंद कर लिए क्या एजेंसी वाले? क्या कर रहे हैं अपन का प्राइम मिनिस्टर? क्या सिस्टम है? कौन सा व्यवस्था में भरोसा कर सकते हैं? बोलिए आप, आपका पैसा हो या मेरा पैसा हो, कौन सा गारंटी से हमारा पैसा हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्या उम्मीद लेके रख सकते हैं? बोलिए हम आप पे, क्योंकि कौन भरोसा करना है? आप देखो, एक 10 रुपए से लेके हजारों रुपए ऑल ऑफ सडन कैसे बनता है, और सेबी में कौन है वो पर्सन, कौन है? इतनी तक उनकी इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं रखा। आज पब्लिक का पैसे के ऊपर इतना निगाह कम है। एक चार्टर्ड अकाउंट का बेस पे चलाने वाला देश में ये क्या चल रहा था मैडम? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाओ। और एक टाइम में तो ये भी था, है मैं क्लिपिंग्स भेजती हूँ मोदी जी का, उसमें और एक बात कहा था कि गोल्ड का भी आप इन्वेस्टमेंट करो, बॉन्ड्स ले लो। इतना भरोसा मत का बात है, ये प्राइम मिनिस्टर करा। आज इतना कंट्रोल करने का रेट में होने दो। आज गोल्ड का खरीद क्या है?
आज खरीदने का व्यवस्था में है। आज गरीब कोई 1 तुला नहीं, आधा तुला, पाव तुला, कम से कम मंगलसूत्र भी नहीं कर सकते। क्या ये जो मोदी का जो हरकतें इतने बढ़ गई है, हमारा जब थे कांग्रेस के जमाने से लेके आज तक इतनी फालतू सिस्टम बन गया, कोई निगाह नहीं, हर सिस्टम फेल्यूर है। इसीलिए मैंने कह रही हूँ, जब जनता का गुस्सा आता है ना, जब एक नहीं थी जनता का आवाज में, जब स्ट्रांगनेस नहीं था, तो इतना प्रॉब्लम होता था। इंडिविजुअली अटैक करने से उन लोगों के ऊपर अटैक करते थे मोदी जी। आज क्या हो गया? आज प्रेस मीट लगाए थे काकरोच वाला, फिर 6th का देखो पूरा जनता को रोड पे लेके आ रहे हैं। मैम इसका कौन सा क्या व्यवस्था सॉल्यूशन को आप अपन देखती भरोसा हैं? करेंगे? मैम इसका क्या मैं बोल रही सॉल्यूशन हूँ आप देखती हैं? मैडम बर्बादी कर दिया मोदी ने, देश को पूरा सत्यानाश कर दिया, आर्थिक व्यवस्था पूरा रुपए का रेट गिरा दिया, सोना का नहीं हो, खाने का नहीं, ये ऐसा सोमालिया बन जाएगा, नेपाल का जैसा बन जाएगा, जन जन हो जाएगा। जन जन का तो छोड़ो, इनको तो इतने इलेक्शन का पागलपन जो घुसा है इसमें, जब इलेक्शन होना है जीतना है, बस बात की बात है, देखेंगे बस। मैं देश का उद्धार करने वाला देश का नेता हूँ। क्या देश का नेता है भाई? हमारा देश देखो किधर से किधर जा रहा है मैडम। यहाँ तो व्यवस्था ऐसा इतना कंफ्यूजन है, यूथ हो, गरीब लोग इतना परेशानी है। अरे आंख खोल के देखो, बोलो क्या फ्लाइटों में घूमने का नहीं है? ये इंडिया में रह के हर शॉप में जाओ बोलो, हर गली में जाओ बोलो, आज एलपीजी का क्या रेट है, क्या खरीदने वाला क्या है? कि अरे होटल बंद है, गरीब पूरा सुक्का बन जा रहे, पूरा पूरा शॉप्स बंद है। आज बीजेपी का जो ठेकेदार से ये भजन बंद करो बोलो मैडम, उन्होंने भी आम इंसान है, उनका घर में सिलेंडर कितना क्यों आ रहा? भैया को पूछेंगे, उनका महिला को पूछेंगे, नहीं तो घर वालों को पूछो, बोलो क्या व्यवस्था है मैडम? आज देश का प्रधानमंत्री रह के भी असल में अपन तो इमरजेंसी लगाने का ये आ गया मैडम। मैम प्राइम मुझे मिनिस्टर को मुझे निकाल इस के सब्जेक्ट फेंकने पे का ये है। बताइए, इस सब्जेक्ट पे मोदी जी जिम्मेदार हैं, सेबी जिम्मेदार है, मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? पूरी चेन काम कर रही थी, एक व्यक्ति के अकेले का काम तो नहीं। यस मैडम, पूरा सरकार जिम्मेदार है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा इनकी हाथ में चलने वाला ये पूरा सिस्टम है। स्टेटों के अंदर नहीं रहता ये पावर, उनका सिस्टम में ये नेशनल लेवल पे, ये सेंट्रल लेवल पे, ये जो है ना पूरा स्टॉक एक्सचेंज का और रेटों का जो फ्लक्चुएशन का आज कौन कंट्रोल करना है? गवर्नमेंट कंट्रोल करना है मैडम। इतना आंख मूंद के नहीं कर सकते ना, कौन भरोसा कर सकते? इसीलिए इसको तो अभी मैं सोल्यूशन कुछ भी नहीं मैडम, अभी तो अपन को दिखाया ये राजेश जी को, कितने राजेश जी होंगे? अब ललित मोदी तो भगा दिया, इनको भी भगा देंगे कल के दिन, देख लीजिए आप। जब तक मोदी रहेंगे चोरों का अड्डा को ले लेना, चोरा बना दिया। आज देश में कितना लोगों को, चोरों को बड़ा करने के लिए मोदी जी है, गरीब को गरीब और गरीब बना दिया। अब देखो मैडम, इसका गारंटी क्या दे सकते हैं, कौन दे सकते हैं? इनका पासपोर्ट सीज करना चाहिए, हमारा डिमांड है कांग्रेस का पार्टी का। इसका इंसान को जो बाहर निकलना नहीं देना, कहीं भी नहीं जाना, तड़ी पार नहीं करने देना। आर्थिक मिनिस्टर कौन भी है इसका जिम्मेदार लेना पड़ेगा, फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर इसको टाइट करना चाहिए। प्रधानमंत्री इसका फोटो के साथ क्या लिंक है पब्लिक के सामने रखना चाहिए मैडम, प्रेस मीट लगाना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं लगा रही, क्यों नहीं लगा रही मैडम? इतना घाटा, इतना घाटा, इतना प्रॉब्लम, क्या मैडम किस चला रहे? कितना हुकूमत से हम लोग बचेंगे मैडम? कौन नहीं पूछने वाला आम जनता के बारे में? क्या बैठ के हंस ले रही? अब वो ठीक है कुंडू पुष्पिला मैम, ठीक है आपके सवाल। मैडम पार्लियामेंट में कहा इन्होंने, पार्लियामेंट में अब स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा। अब मैं देखो, मैं दिखा देता हूँ, निकालो वो पब्लिक के सामने लगाने का है हमको। हम अपोजिशन तो छोड़ो बात की बात, मगर हम जो जनता का समस्या जो भी लेते हैं ना, विद प्रूफ से दिखाते हैं। दिखाओ, अभी हम लोग जो बोल रहे हैं ना, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब का पूरा उसमें विद एविडेंस के साथ पार्लियामेंट में मिलेगा मैडम। HAL कंपनी के बारे में इन्होंने ने करा था, शॉर्ट्स में भी देखो मैडम, अगर आपको डालना है तो मैं डाल देता हूँ। इतना हंसी मजाक में स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए एक एजेंट का जैसा कैसा बात किया। अभी LIC के बारे में क्या आंसर देगा मैडम? बोलो बोलो। ठीक है कुंडू पुष्पिला मैम, मैं आपके सवाल, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। आपके सवाल विपक्ष में होने के नाते अपनी जगह जायज हैं और उसी का समाधान निकालने की कोशिश में। एक सेकंड रुकिए, केसी जैन जी कुछ जवाब भी दे रहे हैं,
और केसी जैन जी, बहुत सारे सवाल हैं उनके, और एक डाउट सबको ही है, ये भी भाग गए तो फिर क्या ही होगा, फिर कहाँ एजेंसी, कहाँ कुछ बचता है, सब लोग यही सब भारत को देख के क्यों चले जाते हैं। राखी जी देखिए, पुष्पलता जी का बहुत ही निम्न स्तर का जवाब रहा उनका, बहुत ही निम्न स्तर की और घटिया बातें उन्होंने की हैं, जिसका आप समर्थन कर रही हैं। मतलब मोदी जी जिम्मेदार मैं है, मोदी जी समर्थन उनकी जिम्मेदार है। बात का और अरे सवाल का आपने कर रही हूँ। इसी नहीं तरीके नहीं नहीं, केसी जैन जी, बहुत ही घटिया। उनकी आप बात कहिए और एजेंसी सवाल में का कहिए। नहीं, आप यदि वो कहिए कह रही है कि एजेंसी ये में बाहर कहिए। नहीं भागने आप चाहिए, एजेंसी का समर्थन उनका करिए। पासपोर्ट आप राखी वो जी, आप करिए, एजेंसी तो का ये तो समर्थन सवाल करिए। सही है ना सर। एजेंसी में क्या हुआ था? उन हमारे चीजों साथ का एजेंसी समर्थन में है, कोई वो हुआ क्या होगा। मोदी जी के लिए बोल रही है, क्या पार्टी के लिए बोल रही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तरीके से राखी जी जवाब ले लीजिए, भाई जवाब ले हम लीजिए। हम पूछ रहे मैं हैं, एक मिनट घटिया लग रहा है बोलूंगा, आपको? जवाब इनको चुप कराइए, मैं ध्यान से सुन रहा था। देखिए, ये कांग्रेस का भाषण आपको दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी जी हमेशा चुनाव जीतने के लिए जाते हैं। राहुल गांधी किस लिए जाते हैं? घास छीलने के लिए जाते हैं। राहुल गांधी अरे प्रचार भाई, किस लिए राहुल करते जी हैं? का घास छीलने कान के क्या लिए जाते हैं। नाक का बराबर नहीं, राहुल कान गांधी का नहीं, राहुल बाल का गांधी बराबर कहते भी नहीं क्या है है? तुम्हारा मोदी जी क्या का। कहते क्या कांग्रेस बात पार्टी करते की? हो तुम लोग? और आपने हाँ। कांग्रेस पार्टी ने इसी तरीके से अरे से तुमसे नहीं आरोप होगा लगाया भाई, अडानी पर। संभालना नहीं होता, अडानी जाओ पे बोलो आरोप सिद्ध रिजाइन नहीं कर हुए। दे। शेयर अरे मार्केट रिजाइन खराब करके हुआ जाओ था। बोलो, देश को पता इसके लगा शेयर बोलो। गिरे थे, जैसे आज राजेश के शेयर गिरे, ऐसे ही शेयर गिरे थे। किसी भी कंपनी की जब जांच होती है, कोई अरे कंपनी चुप शक के बैठो। दायरे में आती है, उससे शेयर गिरते हैं। अरे चुप आप बैठिए, आप अच्छा चुप आप करते बोल बैठिए। के सुना दिए। घास छिलने आते राहुल गांधी की तुलना आप मोदी जी बात से मत कर रहे हैं करिए। अभी। इमरजेंसी, जनता का पैसा इमरजेंसी को आप महान बता रही है। इमरजेंसी आपने झेली नहीं। एक इमरजेंसी मिनट, झेली कुंद्रू होती ना, पुष्पला मैम, रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट, एक मिनट, किया गया होता, एक तो सेकंड औकात रुकिए। पता चल जाती है इमरजेंसी क्या। और समीर से बात 97 कर लोग बोलो उनको। इंदिरा गांधी के लिए इमरजेंसी अरे लगाई। समीर से आप बात केसी करो। जैन जी, मुझे ये बताइए, केसी जैन जी चलिए पॉइंट पर आइए, आप लोग है ना ये राजनीतिक रूप से मत करिए, किसी को मोदी जी से प्रॉब्लम है, किसी को राहुल गांधी से प्रॉब्लम है। अरे चलो चलो, क्या भाई बात मुझे ये करते हो 15 तुम? लाख करोड़ का और जो बात खेल नहीं हुआ है, करनी इससे तुम्हारा दिक्कत है, तो आप ये इस पे नहीं बात करिए। एक ऐसा मिनट, बात कुंद्रू करो। पुष्पला मैम वो रुकिए, जगह पे public का केसी जैन जी, केसी जैन जी रुकिए, चलिए आपको लग रहा है उनके सारे सवाल गलत हो सकते हैं, मुझे एक बात बताइए, सेबी की जिम्मेदारी है, उन्होंने अपने रेवेन्यू में यदि ये बताया 99% वो कह रहे हैं एक्सपोर्ट हुआ, तो ये जांच का विषय नहीं था? क्या एक्सपोर्ट हुआ 99%? कौन जांच करता है इसकी? अरे सर, 5 साल में जाग रहे हैं क्या? नीरव मोदी को बुलोड किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था, मालूम आपको? नहीं मालूम है? नरेंद्र मोदी को बुलोड किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था ना। किसने दिया था? आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में लोग दिया गया था, मनमोहन सिंह की सरकार में। पता कर लीजिए, सब कुछ बोला करिए, जानकारी लेके बोला करिए। नीरव मोदी, ललित मोदी, ये आपकी सरकार में लोन लेकर के अपने कंपनी को बढ़ाया और पैसा लेके फरार हुए। ये सारा की सारा काम कांग्रेस का था। हम तो जांच करा रहे हैं, हम तो भागने से पहले जांच करा रहे हैं, सेबी उसकी जांच कर रही है, सारी चीजें ओपन हो रही है। आपने जिस तरीके से देश को बर्बाद किया ना, आपको वही दिखाई देता है। और जो चुनाव की बात कही, कोई घास छीलने नहीं जाता राहुल गांधी जी की तरीके से, चुनाव लड़ने जाते हैं, चुनाव जीतने के लिए इंसान थोड़ी होते हैं। ठीक है केसी जैन जी, अब एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए, ठीक है? अब राजनीतिक रूप से मत ले जाइए उस चर्चा को, ठीक है? केसी जैन जी प्लीज 1 मिनट रुकिए, केसी जैन जी प्लीज 1 मिनट। कुंद्रू पुष्पला मैम 1 सेकंड रुकिएगा, मैं समय दूंगी वापस से, बहुत जल्दी से वापस आ रही हूँ। घटिया बात बोला, उनको सॉरी बोलने के लिए बोल दीजिए पब्लिक को। घटिया बात बोली आपने, घटिया कांग्रेस पार्टी का बात बराबर नहीं आप लोग। पब्लिक के साथ हम पा रहे हैं, हम हमारा को घटिया। मैम 1 सेकंड रुकिए, आप जवाब दीजिएगा, आप उनको जो बोलना है वो अपनी बात रखेंगे। फिलहाल रुकिए, बाकी मेहमान है, उनके व्यूज आने दीजिए, रुकिए। पुष्प कुमार जी, इस पूरी चर्चा में एक सवाल आया कि सीए की एक मुहर लग जाती है, सब कुछ आगे बढ़ जाता है। मुझे लगता है ये पूरी चर्चा को शायद वहां से ये एक डाइवर्ट करने की कोशिश थी कि सारी जिम्मेदारी क्या एक सीए की। मैं मानती हूँ ऑडिट होती हैं, प्रॉपर चीजें होती हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन एक अकेले व्यक्ति की नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात, जिस कंपनी को या सेबी को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है, सारा का सारा दारोमदार एक होता है, तो इनकी कंपनी में क्या हो रहा था, इनकी कंपनी के कौन से सीए थे या वहां से सेबी से कौन से लिंकअप्स थे, तब चीजें क्यों सामने नहीं आई? सिर्फ एक व्यक्ति ने गड़बड़ कर दिया, एक व्यक्ति के करने से घोटाला हो गया या फर्जीवाड़ा हो गया, मुझे ये चीज नहीं समझ आई।
मैम ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ सीए की गलती हो। इस पूरे सिस्टम में हर इंसान मिला हुआ होता है, पॉलिटिशियंस, Yes. सेबी के अलावा और भी जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सब मिले हुए होते हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन कभी भी जिम्मेदार नहीं हो सकता, ना वो इतना बड़ा स्कैम अकेले कर सकता है। आपने पहले भी बहुत सारे स्कैम्स देखे होंगे, उसमें हर इंसान मिला हुआ था। जैसे हर्षद मेहता स्कैम, उसमें तो पीएम खुद मिले हुए थे, पीवी नरसिम्हा राव। तो बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के कोई भी स्कैम नहीं हो सकता इंडिया में, क्योंकि एजेंसीज पे पूरा कंट्रोल उनका होता है। एजेंसीज हो गई, डिपार्टमेंट्स हो गए, जितने भी जगह हैं सब पे उनका कंट्रोल होता है। तो अकेले सीए पे दोष देना गलत है। मैं मानता हूँ हाँ, सीए इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, लेकिन एक अकेले की गलती नहीं होती है, इसमें सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। रही बात, तो ये बिग फोर के पास था ऑडिट। केपीएमजी एक फर्म है जो इंटरनेशनल फर्म है, उनके पास था। उन पे पहले भी एलिगेशंस लगे हुए हैं इरेगुलरिटीज़ के, सेबी ने बैन भी करा है कई बार उन्हें। तो बिग फोर की भूमिका इसमें रही है, और बिग फोर बहुत बड़ी फर्म्स हैं जिनका पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं, और प्लस मतलब सपोर्ट भी बहुत है उनके पास हर तरीके से। तो हाँ ठीक है, मुझे ऐसा लगता है संभव जी, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट यदि सभी लोगों का है और इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, ये तो देखिए साफ है कि बिना मिली भगत के नहीं होता। सवाल इस बात का है कि आज जिस सेबी पे बात हो रहा है कि क्यों नहीं देखा गया या इतना वक्त क्यों लग गया। अब केसी जैन जी कह रहे थे जब कंप्लेन आएगी तभी तो किसी चीज पर काम होगा, लेकिन एक पूरी टीम में ये जो एक आता है ना कि एक लालच जो भरा जाता है, हम फ्रॉड कर दें, हम ऐसा कर दें, हमें समर्थन मिल रहा है, हमें पावर मिल रही है, हम सब कुछ कर लें, इन सब चीजों से हम कब निकलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, प्रॉपर सजा होती है, केस होते हैं। सर मैंने तो बहुत बड़े मामलों में नहीं देखा, या तो कोई भाग जाता है, या तो होल्ड हो जाता है, या तो मामला चलता ही रहता है। कोई ऐसी चीज, नाम सबका आएगा पर होता कुछ नहीं। ठीक कह रही हैं आप राखी जी, ये एक बात रही है, लेकिन देखिए हमको एक बात समझना है, पहले हमें कानून व्यवस्था समझनी होगी। सेबी जो है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं है। आप उसको पुलिस की तरह उसने एफआईआर दर्ज करनी है, अंदर डालनी है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप उससे। उसका काम है रेगुलेट करना, रेगुलेशन चेक करना। ये बात सही है कि जो कंपनी पब्लिक लिस्टेड है, सेबी को टाइम टू टाइम उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई, उसको चेक करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए, और उसमें अगर कुछ गलत निकलता हो तो एपरेंटली उस पर एक्शन लेना चाहिए। देखिए सेक्शन 1912 कहता है उस एक्ट का कि वो खुद भी एक्शन ले सकते हैं और किसी की कंप्लेन पे, संज्ञान पे भी लिया जा सकता है। तो अधिकतम ऐसा होता है कि रेगुलेटरी एजेंसीज खुद चल के किसी पे जल्दी कार्रवाई नहीं उठाती जब तक वो संदेह में ना आ जाए। रीज़न बीइंग, नहीं तो इसको फिर दोबारा दूसरी तरीके से देखा जाएगा कि आप कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं जो इनसे एसोसिएटेड है या जो फलाना व्यक्ति से एसोसिएटेड है। इसीलिए देखा जाए तो सेबी की एज एन एंटिटी देखा जाए तो मैं मानता हूँ एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी आप उससे जो काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ही वो कर सकती है। उससे ज़्यादा आप उसको अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरह देखने लगेंगे तो फिर आपको निराशा मिलेगी। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, हमेशा जो कंप्लेन हुई है उसके ऊपर सेबी ने, अगर आप ये ऑर्डर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो लेवल पे कर सकता था बहुत अच्छे से की है। उसने 10 बार उनको नोटिस भेजा, उनको बुलाया, वो नहीं आए, फॉरेंसिक ऑडिट कराया, जितने प्रिकॉशन ले सकता था लिया, और उसके बाद इस ऑर्डर को पास किया है। तो एपरेंटली मैं बोलता हूँ ये हो सकता है कि ये पहले कर लेना चाहिए था, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स तो हमेशा रह सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ जो भी ऑर्डर सामने आया है उसमें अगर हम देखें तो एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो मुझसे आप पूछेंगे एज अ लॉयर तो मैं कहूँगा फेयरली उसने अच्छा काम किया है। अब आगे हमें ये देखना है, देखिए क्या है कि एक्स पार्टी ऑर्डर है, हमारी लीगल भाषा में क्या हुआ, सामने वाले को सुना नहीं गया तो हमारे अगर लीगली बोला जाएंगे तो जब तक उसके डॉक्यूमेंट्स को देखा नहीं जाएगा, वेरीफाई नहीं किया जाएगा, उसके पक्ष को नहीं सुना जाएगा, जब तक एक तरफा किसी भी चीज़ को लेना ठीक नहीं है। इसलिए उसको भी समय दिया गया है, अभी 30 दिन के बाद वो अपना जवाब फाइल करेगा, फिर चीज़ें समझ में आएगी। ये बात सही है कि वो उससे भागा है क्योंकि उसको 10 बार नोटिस मिला है, लेकिन फिर भी ये देखने वाली चीज़ होगी। इसलिए ये देखना जरूरी, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेटिंग नहीं है, इसलिए आप उस हिसाब से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि ठीक है। ठीक है। अश्विनी जी, अब बात ये आ रही है कि जो बाकी की टीम काम कर रही हैं, या जिस तरीके से इस पूरे मामले आने के बाद हमने इकोनॉमी से जुड़ी हुई बात आपने बिल्कुल मैंने जब सवाल किया था तो आपने रखी, लेकिन कुछ पॉइंट्स और भी हैं सर, जिन जिन चीज़ों को वेरीफाई किया जाना था वो नहीं की गई हैं। ठीक है, वो अपना जवाब देंगे, आएंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन हमारा तो नुकसान हो गया, निवेशकों का क्या?
जो शेयर्स गिरे उनका क्या, उसकी भरपाई कहां से करे? क्या एक महत्वपूर्ण सुझाव या स्टैंड इस वक्त पे लिया जा सकता है सरकार की तरफ से? देखिए, मैं ये आपके प्रश्न का उत्तर दूं। एक अभी संभव जी ने बताया कि 92 में हर्षद मेहता कांड हुआ था, छोटे छोटे निवेशक मर गए थे। उस समय किसकी सरकार थी? 2009 में सत्यम कंप्यूटर का फ्रॉड हुआ, 7,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड था, वो डूब गए लोगों के पैसे। तो इसलिए सरकार कोई भी हो, तो इसलिए सरकारों पर ब्लेम लगाने से अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि सेबी ने क्या इन सारी चीजों से कुछ सीखा नहीं? संभव जी कह रहे थे कि भाई एक सीए, मैं एक सीए की बात नहीं कर रहा हूं, और उन्होंने खुद एडमिट किया ग्रुप 4 जो ऑडिट कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड है। तो उसको किसने जो है दोबारा जो है अलाउ किया कि वो यहाँ पर ऑडिट करे? उसको अकाउंटेबल बनाना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए कि भाई जो चोर कंपनी है, जो ब्लैक लिस्टेड है, वो कैसे ऑडिट कर रहा है, और उसके ऑडिट को बैंक भी मान रहे हैं, सेबी भी मांग रहा है। और आपने कहा कि सेबी रेगुलेटेड, अरे सेबी रेगुलेटर है, लेकिन उसको उसका काम ये भी देखना है कि कोई शेयर उसकी क्या है उस कंपनी की, और उसका शेयर कहां जा रहा है, क्यों एस्केलेट हो रहे हैं उसके प्राइस। कम से कम ये चीजें सारा देखने का काम तो सेबी का है, ये कोई और पुलिस डिपार्टमेंट या बाकी वो नहीं देखेगा। तो इसलिए हर एजेंसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और हम हर बात के लिए सीधा प्राइम मिनिस्टर को घेर लेते हैं, ये कोई तरीका है क्या? हर एजेंसी का अपना रोल है, लेकिन उस रोल के लिए हम सरकार के ऊपर या सरकार के कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो उसको हम लपेटे में ले ले, वो ठीक नहीं है। एजेंसी जिसकी अकाउंटेबिलिटी है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, उसको कोई भी हो, एबीसीडी, चाहे वो फॉरेन की कंपनी हो, कुछ भी हो, यानी जो लॉज है उसके अनुसार जो जो रेगुलेटर है या जो जो ऑडिटर है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए एक बार, और ताकि दोबारा से इतना कुछ सीखने के बाद फिर बार बार ये चीजें रिपीट होती हैं, तो जो करने वाला खेल है उसको समझ आ जाता है कि सब ये डमी है, हम अपना काम करते रहेंगे, करके निकल जाएंगे। तो ये बिल्कुल, हालांकि इसमें ये ठीक है कि शेयर मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका रोल बहुत कम है, इसमें 10% 15% का उनका वो है, स्टेक है। बाकी तो 54-55% कंपनी के उसके राजेश मेहता के अपने पास है, एलआईसी के पास है। एलआईसी को निकल जाना चाहिए इससे, चाहे घाटे में निकले, लेकिन वो अपना पैसे लेके उनको निकलना चाहिए। तो आगे कोई ऐसी कंपनी जो छुटभैया कंपनी हो वो इन्फ्लेट करके और जनता को बेवकूफ ना बनाए, इसका काम सेबी को ही करना चाहिए। और कोई भी ऐसी जो ब्लैक लिस्टेड ऑडिटर कंपनी हो वो उसको यहाँ देश के अंदर ऑडिट का, चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा हो, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। और जो जो भी एजेंसीज है उनको अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जांच तो जांच एजेंसियां ही कर रही हैं अब सेबी के बाद सर, और जांच एजेंसियों पर हमारे किस तरीके से क्या बातें आती हैं मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी। मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो भी है मामले का खुलासा प्रॉपर हो, इस तरह की चीजें कभी भी ना हो, क्योंकि जो निवेशक हैं, जो शेयर मार्केट है, जो आम लोग हैं, जो आप कह रहे हैं पहले भी उन लोगों पे गाज गिरी है, इस तरह के मामले होंगे तो उन लोगों का नुकसान होता है। इनको क्या है, इन्होंने तो कमाया, सारी चीजें कर ली हैं, आप दे देंगे, लेन देन हो जाएगा, हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, या तो भाग जाएंगे। बहुत बहुत क्लियर कट आम भाषा में कह रही हूँ, लेकिन बाकी लोगों का क्या? तो ये उस नजरिए से हमें देखना पड़ेगा। और मकसद ये भी नहीं है कि मोदी जी को कोसें, जैसे ठीक है, देखिए पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया हमेशा अलग होती है, लेकिन मकसद यही है कि जिसका जो नियंत्रण है, जिसके हाथ में जो पावर है, वो तो अपना काम कम से कम जिम्मेदारी से करे, तो कम से कम इस तरह की चीजें ना हो। बात इतनी सी थी बस। केसी जैन जी अपनी बात रखिएगा, कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से। मैम 1 सेकंड वापस आऊंगी। देखिए राखी जी, अभी आदरणीय जी ने बहुत सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया कि देखिए जो बॉडी है, जो जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं, लेकिन जांच एजेंसियों पे भी अगर कहीं पर भी नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी होती है, लापरवाही होती है, उन पे भी कार्रवाई होती है। तमाम सारे अधिकारी भी समय समय पे जेल गए, ऐसा नहीं कि वो बच गए। दूसरी बात ये है कि देखिए अभी बात आ रही थी कि भाई ये घोटाला कैसे हो गया, ये एक तरीके का घोटाला है, और कंपनी की वर्थ कुछ है, आप दिखा कुछ रहे हैं, तो ये कैसे हो गया? तो देखिए होता क्या है कि कंपनी कोई एकदम से ग्रोथ नहीं करती, कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करती है, कंपनी अपना सारा ऑडिट पेश करती है, लेकिन फिर भी अगर उसमें जांच में चीजें आई तो कौन कर रहा है? यही सेबी ही कर रही है। दूसरी बात यह है कि हर चीज को राजनीति के लपेटे में रहना, हर चीज को यह कह देना नहीं मोदी जी ने उनको बढ़ावा दे दिया, फिर बात उस पर भी आएगी इसके पहले जिन लोगों ने घोटाला किया। अभी बात आई सत्यम कंप्यूटर का नाम लिया अश्विनी जी ने, या दूसरी कंपनी का नाम लिया,
कि भाई वो जो है पीवी नरसिंह राव के समय में हुई थी। तो और बहुत दूर की बात मत जाइए, नीरव मोदी और ललित मोदी को जो पैसा फंडिंग हुई और जो फाइनेंस हुआ बैंकों से 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ का जो इसलिए फाइनेंस हो गया, कब हुआ था? वो भी आज से 15 साल पहले हुआ था, 15 साल 20 साल पहले। तब उस समय 5,000 करोड़ की वैल्यू, आज 5,000 करोड़ की वैल्यू क्या है? और ये इतना पैसा लेकर के बाहर फरार हो जाते हैं। तो क्यों नहीं रोका भाई आपने? कांग्रेस पार्टी कहाँ थी, क्या कर रही थी? ये भी सवाल उठेंगे अगर आप पार्टीगत बात करेंगे तो। लेकिन बात यह है कि जो सवाल राखी जी आपने किया कि आम पब्लिक का क्या होगा, आम पब्लिक के साथ कहीं पे कोई हानि ना होने पाए, वो इन्वेस्ट करती है इसलिए कि कल उसकी इनकम बढ़े, उसका पैसा बढ़े, पैसा बढ़ने के उसका पैसा पूरा डूब जाए। इस पे बिल्कुल एजेंसियों को काम करना चाहिए। हमें लगता है काम कर रही है, लेकिन और बेहतर से काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, कुंडू पुष्पलीला मैम अपनी बात रखिएगा, समय की सीमा जल्दी से। हाँ, नए प्राइम मिनिस्टर को नाता है, चाहे हमारा सूट टाइम में हुआ, कौन सा टाइम में हुआ, अभी इस टाइम में स्पेशली क्या है मैडम, LIC। अब मोदी के गवर्नमेंट आने के बाद LIC के बारे में बहुत सारे बातें सुने थे, वो पब्लिक को भी मालूम हो गया। अभी भी ये सेबी करने का उसके अंदर जो भी हुआ, लॉस किसका हुआ? उसमें आम जनता का लॉस हो रहा है। बाकी का छोड़ो, अपन LIC के बारे में पकड़ेंगे। अब LIC के बारे में जितना भी जो है ना, कल के दिन कोई मर गया, कोई सुसाइड कर लिया, उसके पूरा डूब गए सो वाला को कौन इंश्योरेंस का पैसा उनकी फैमिली के लिए लगा? अगर उन्हों मर गए तो कौन सा परसेंटेज वाला कौन आके इसको सेटलमेंट करेगा? इसके ऊपर कौन रहेगा? कौन सा सरकार? अगर LIC के बारे में पर्टिकुलरली अभी प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर इसका क्लियरेंस, इसके जो जिम्मेदारी लिए तो ना, तब प्रॉब्लम सॉल्व मैडम। अगर नहीं तो कहाँ LIC होता? एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करती है, LIC एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करती है। LIC तमाम सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, एक जगह इन्वेस्ट नहीं करती है। फिर आपने क्या किया? आपने क्या कहा? इसी तरीके से अडानी को आपने बदनाम किया। अडानी के शेयर धड़ाम हो गए, आज शेयर देखिए 2 गुना कीमत पर है। अडानी की कीमत, अडानी की शेयर आज 2 गुना कीमत पर है। जो 100 रुपए का शेयर था वो 200 रुपए का है। आज क्या हुआ? अडानी का शेयर आपने गिराया, आपने फ्रॉड करके गिराया। राहुल गांधी जी ने फर्जी डाटा पेश किया, फर्जी डाटा राहुल जी ने पेश किया अडानी कंपनी का। जांच हुई, लगी जांच के नाम पर कंपनी धड़ाम हुई। फिर क्या हुआ? जांच से बाहर आई कंपनी। आज देखिए 2 गुना 3 गुना शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है स्टॉक, कंपनी की स्टॉक होती है। और कंपनी की स्टॉक किसने गिराई? राहुल गांधी जी ने गिराई कंपनी की स्टॉक गिराई। जिम्मेदारी राहुल केसी गांधी जैन की जी है। और कुंडरू पुष्पलीला मैम, एक सेकंड, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, राजनीति से इतर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से अच्छा है इस विषय के समाधान पे आ जाइए। मैडम की कुछ 2-3 बातों का मैंने सिर्फ समर्थन किया था कि यदि उन्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति करोड़ों का साम्राज्य रखने वाला व्यक्ति, लाखों करोड़ों का, सिर्फ करोड़ों का नहीं, तो मुझे लगता है वो बाहर ना भाग जाए, ये उनकी चिंता। अरे केसी जैन जी सुनिए तो, अब उनकी चिंता है वो भाग ना जाए, इसलिए उस पर शिकंजा कसे, सरकार एकदम पकड़ कर रखे। बात इतनी सी जो लोग इमरजेंसी के समय में जेल गए थे, 2.5 साल तक जेल रहे, जो है 75 से लेकर 70 तक जेल रहे। और जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन लोग आज भी याद करते हैं, जब आपने इमरजेंसी लगाई थी। और उस इमरजेंसी में आपने किया क्या? सारे नेताओं को जेल में ठूस दिया, क्यों? सत्ता में बने रहने के लिए। अरे जो आज फ्रॉड कर रहे हैं उनका क्या करना है वो बात करें, कौन करके चला गया, कौन भाग गया, छोड़ दीजिए, उनका तो वैसे ही कुछ नहीं हो रहा, हम उनके विषय पे बाद में बात करेंगे। आप निकालो, बोलो, निकल जाओ, बोलो प्राइम मिनिस्टर को, निकल जाओ, बोलो नहीं हो रहा से काम, नहीं हो रहा, रिजाइन करो, बोलो। जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? मैम चलिए, जनता ने निकाल दिया मेरे पास, चलिए ठीक है केसी जैन जी, समय की सीमा है, फिलहाल मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा, लेकिन ये विषय बहुत गंभीर है। मैं बार बार जोर दे रही हूँ आम जनता पे, निवेशकों पे, जिनके शेयर चले गए उन पर। और ये जो फर्जीवाड़े होते हैं, ये छोटा सा काम नहीं है, इतना हल्का फुल्का सा बिजनेस नहीं था कि छोटा सा हो गया, थोड़ा दिखा दिया,
कुछ भी हम बता रहे हैं तो मॉनिटरिंग नहीं है। थोड़ा सा बहुत गंभीरता से सोचिए, राजनीति से इतर इस सब्जेक्ट को लेके चलिए तो शायद उसकी गंभीरता को समझेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, जांच एजेंसी की रडार पर तो है ये गोल्ड किंग, लेकिन एक बात जो निकल कर सामने आई वो यही है कि इतने समय से सेबी की जो मॉनिटरिंग का जिम्मा था, या इतने समय से जो चीजें हो रही थी, या इसका करोड़ों का बड़ा जो साम्राज्य है, यदि आपकी जिम्मेदारी है मॉनिटरिंग करने की तो आप क्यों नहीं कर रहे थे? आप कह रहे हैं कि कंप्लेन्स आई तब हम काम करें। भाई, कंप्लेन तो किसी भी एजेंसी को करोगे तो वो जांच करेंगी, लेकिन जिसकी जो जिम्मेदारी है उस पर तो काम करिए, क्योंकि इतनी इस तरीके के जो फर्जीवाड़े होते हैं ये वाकई ना तो सिर्फ हमारी इकोनॉमी को खराब करते हैं, हमारे देश के लिए अच्छा मैसेज भी नहीं देते हैं। इस तरह के पहले भी बहुत सारे मामले सामने आए हैं, लेकिन रुकने के नाम कुछ भी नहीं लेता। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिम्मेदार इसको गंभीरता से ले। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।